Today we are going to discuss body fluid and circulation, and in this we are going to discuss about blood only. तो हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? एक मीडियम होता है जो हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो बॉडी फ्लूइड में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो इंट्रासेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है जो ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, दूसरे फ्लूइड के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो कंपोनेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है जो बाहरी पार्ट फॉर्म करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट फॉर्म करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर अब कुछ होगा, जैसे ग्लोब्यूलिन हो गया, प्ला आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, कुछ हमारे आयंस हो गए, कुछ सॉल्ट हो गए, तो वो हमारा क्या हो गया? इंटरनल, क्योंकि वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्लड क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसमें इंट्रासेलुलर क्या आ गया? जैसे पोटेशियम आयंस होंगे, फॉस्फेट आयंस होंगे, प्रोटीन्स हो गए। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या आ गया? ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, टिश्यू फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारा ब्रेन के अंदर होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड, जो कि हमारा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। लॉजी होती है स्टडी, हेमेटो वर्ड आया है ब्लड से। पीएच क्या होता है? 7.4 पीएच होता है। हमें पता है कि 7 न्यूट्रल पीएच होता है और अबो 7 टू 14 हमारा बेसिक होता है। तो 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन होगा, ज़्यादा एल्कलाइन नहीं होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लड हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट फॉर्म करता है। और लीटर के अकॉर्डिंग देखें तो 5 to 6 लीटर होता है मेल में, और फीमेल के केस में थोड़ा कम होता है, 4 to 5 लीटर। तो आप करोगे कि यहाँ पे 5 to 6 है तो 1 लीटर कम होगा, मतलब कि 5 लीटर किस में होगा? फीमेल में होगा। फाइबर्स, फाइबर कौन से होते हैं? जैसे कोलेजन फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। ठीक है, ये दोनों ही तरह के फाइबर एब्सेंट होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अब ब्लड की जब कंपोजिशन की बात आती है तो ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, अब जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा आती है, और ये 55% पार्ट फॉर्म करती है किसका? ब्लड का। अब सॉलिड पार्ट में क्या आता है? ब्लड कार्पसल्स, मतलब ब्लड की सेल्स, कार्पसल सेल्स, ये 45% पार्ट फॉर्म करती हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। इसके अलावा जो भी पार्ट होगा वो सब किस में आएगा? हमारा प्लाज्मा में आएगा, मैट्रिक्स में आएगा। अब जब हम पैक्ड सेल वॉल्यूम की बात करते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम हमारी बॉडी में कितना है, या फिर ब्लड का पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है, तो उसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी प्रेजेंट है किसमें? ब्लड में। और हेमोक्रेटिक वॉल्यूम की बात जब हम करते हैं तो जो हीमो वर्ड है वो हीमोग्लोबिन से निकला है। वो किससे निकला है? हीमोग्लोबिन से निकला है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर मिलता है? वो एक पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है, और जो आयरन कंटेनिंग होता है, और जो किसको बाइंड करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो जो हीमोक्रेटिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आरबीसी ब्लड के अंदर कितनी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमने बात करी कि 55% फॉर्म करती है ब्लड का। और ये कैसे होती है? जब इसके अंदर से हम आरबीसीज को निकाल देंगे, आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या देता है? ब्लड को रेड कलर देता है। अब आरबीसीज को ही अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारी प्लाज्मा कैसी रहेगी? पेल येलो कलर की रहेगी। और वो पेल येलो कलर किसकी वजह से, कौन से पिगमेंट की वजह से है? बिलीरुबिन की वजह से। और ये बिलीरुबिन पिगमेंट कौन सिंथेसाइज करता है, कौन बनाता है इसको? लीवर बनाता है। ठीक है, अब 92% अब देखो, हमने बोला कि ब्लड का प्लाज्मा 55% पार्ट फॉर्म करती है, बट प्लाज्मा का जो पार्ट है, प्लाज्मा के पार्ट में 92% उसका पार्ट हमारा वाटर फॉर्म करता है, और 8 to 10% सॉलिड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट में भी कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट होगा या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, और कुछ क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? आयंस होंगे, सोल्ट होंगे, गैसेस होंगे। आयन, सोल्ट और गैसेस होंगे, कुछ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आयंस की। आयंस हमारा जो इनऑर्गेनिक पार्ट की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक पार्ट सोलिड पार्ट का पार्ट है। सोलिड पार्ट है 8 to 10%, उस 8 to 10% में इनऑर्गेनिक 0.9% पार्ट फॉर्म करता है। आयंस कौन से हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, और हमारा यहाँ पे क्या है? सल्फेट है, फोस्फेट है, क्लोरीन है। सोल्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हमारा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
और या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ये हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये हमारी गैसेस प्रेजेंट होंगी। अब 100 ml ऑफ प्लाज्मा की अगर हम बात करें, इफ वी आर टेकिंग 100 ml ऑफ प्लाज्मा, तो उसके अंदर हमारी ऑक्सीजन 29% होती है, नाइट्रोजन की बात करें तो 0.5% प्रेजेंट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 5% प्रेजेंट होगी। ठीक है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है 100 ml ऑफ प्लाज्मा में, किसका, डिफरेंट गैसेस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट 8 to 10% जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट है प्लाज्मा का, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमारा 7 to 9% पार्ट फॉर्म करता है। अब 7 to 9% में भी मैक्सिमम पार्ट हमारा प्रोटीन पार्ट होता है। मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, जो 6 to 7% पार्ट फॉर्म करता है। ये वी not need to learn the percentage here, I'm just telling for your knowledge, but we not need to cram the percentage। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं। एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन आता है और फिब्रिनोजन आता है। ठीक है, ये 4 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। अब जो एल्ब्यूमिन होता है वो 4% पार्ट फॉर्म करता है, लीवर के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है। ग्लोबुलिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हालांकि जो ग्लोबुलिन है वो 2 to 2.5% पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो ब्लड के अंदर 2:1 के रेशियो में होता है, और जो ग्लोबुलिन है वो हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जो हमारे जो बैक्टीरिया होंगे, पैथोजेंस होंगे, जो भी हमारी बॉडी में बाहर से फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो ग्लोबुलिन 3 तरह के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होते हैं, ये दोनों ही ग्लोबुलिन जो हैं वो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो अल्फा ग्लोबुलिन है उसका एग्जाम्पल है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर कंटेनिंग ग्लोबुलिन है। बीटा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन कंटेन करता है। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन होता है। अब फिर हमारा प्रोथ्रोम्बिन आता है और फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। फिब्रिनोजन इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और ये किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट है सॉलिड पार्ट में, बट प्लाज्मा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट भी होते हैं और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं। डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट की बात करें तो कुछ डाइजेस्टिव पार्ट प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन। अब जो ग्लूकोज है, हमें पता है कि ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होगा, 10 to 100 mg। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ब्लड के अंदर, जो नॉर्मल लेवल होगा। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का कितना होना चाहिए, 150 to 260 है। ठीक है, 150 to 260 mg कितना होना चाहिए हमारा, किसके अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा अगर कोलेस्ट्रॉल, तो वो नॉर्मल लेवल होगा। इसी तरह हमारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन। नॉर्मल ब्लड यूरिया कितना होता है, 70 to 30 mg होता है। ठीक है, 70 to 30, मैक्सिमम 30 हो सकता है, लोवेस्ट हमारा 17 हो सकता है। और एक कंडीशन होती है यूरेमिया। यूरेमिया एक कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड का यूरिया का जो लेवल है वो 30 mg से ज़्यादा हो जाता है। ये ब्लड की परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो ब्लड की परसेंटेज में अगर 30 mg से ज़्यादा अगर हमारी ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है तो उसको हम यूरेमिक बोलेंगे, मतलब हाई ब्लड यूरिया लेवल होगा। कुछ एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेपरिन। हेपरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन। ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होने देता। अब बात करते हैं हम, जो हमारा ब्लड था, ब्लड में हमने पहले बात करी थी कि इसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं ब्लड के सॉलिड पार्ट की। सॉलिड पार्ट में सबसे पहले हम ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स में किसकी बात करेंगे, आरबीसीज की बात करेंगे। और आरबीसीज क्या है हमारी, यहाँ पे आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब शेप की बात करें तो ये बाई कनकेव शेप की होती हैं।
बाई कनकेव, कनकेव होता है अंदर की तरफ कर्व जो होगा, अंदर की तरफ जो कर्व सरफेस होगा उसको हम कनकेव बोलते हैं। ये बाई कनकेव होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। जब हमारी इमेच्योर आरबीसीज होती हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जब जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस हमारा नहीं प्रेजेंट होता, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। रीज़न क्या होता है, या डीजनरेट हो जाता है। रीज़न ये होता है कि उसके अंदर पिगमेंट अच्छे से फैल सके। पिगमेंट कौन सा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो जो हमारी एरिथ्रोसाइट है वो बाइकनकेव है, सर्कुलर है और नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस इसके अंदर अब्सेंट होता है। बट मैमल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे कैमल और लेम के अंदर। इसमें आरबीसीज बाई कन्वेक्स होती है, कनकेव ना होगी कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या होता है, बाहर की तरफ कर्व सरफेस होता है, ओवल शेप की होती है। यहाँ पे हमारे सर्कुलर थी, यहाँ पे ओवल है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कैमल और लेम के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किसी भी सेल के अराउंड एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फोस्फो बाई लिपिड मेम्ब्रेन होती है, फोस्फेट से और बाई लिपिड मतलब दो लेयर होती है लिपिड की, उससे मिलके बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये डोनांस प्रिंसिपल या फिर हम बोले डोनांस मैकेनिज्म शो करते हैं। डोनांस मैकेनिज्म क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल होगी, कुछ सब्सटेंस के लिए इम्परमिएबल होगी। परमिएबल का मतलब है अपने अक्रॉस परमिट प्रोवाइड करेगी कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने का, और इम्परमिएबल का मतलब है कि परमिट प्रोवाइड नहीं करेगी कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने का। जैसे परमिएबल का मतलब है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस को परमिट करेगी अपने अक्रॉस पास होने के लिए। इम्परमिएबल का मतलब है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को इनहिबिट करेगी कि वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास ना हो। अब हमारी आरबीसीज के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस करता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो अब्सेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसीज की उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या है आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है आरएच पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट है उस पर्सन की आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और मैंने बोला कि बी नेगेटिव है, इसका मतलब कि नेगेटिव आरएच नेगेटिव फैक्टर प्रेजेंट है या एंटीजन प्रेजेंट है उस पर्सन की हमारी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब रेड पिगमेंट, हमारी आरबीसीज के अंदर रेड पिगमेंट होता है जो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। अब इसके अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए रोल प्ले करता है। एक प्रोपर्डीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपर्डीन। और विटामिन 12 B12 जो है वो हमारी क्या करता है आरबीसी की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी लार्जेस्ट हो जाती है साइज में, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइट्स। साइट्स वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो सेल के लिए यूज़ किया जाता है, मैक्रो मतलब लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट आरबीसी कब होगी, जब उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी जो आरबीसीज हैं वो स्मॉलेस्ट हो जाएंगी और उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट्स। अब आरबीसीज को अगर मैं डिसोल्व कर रही हूँ, एक सॉल्यूशन में रख रही हूँ और वो सॉल्यूशन 0.8 to 1% NaCl कंसिस्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, आइसोटोनिक हो गया। मतलब सेल ना श्रिंक करेगी और ना स्वेल करेगी, ना तो पानी अंदर जाएगा आरबीसी के, ना पानी बाहर जाएगा, तो वो आइसोटोनिक हो गया, सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 80 to 100 mg ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और ऐसे सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ कि उस सॉल्यूशन के अंदर 80 to 100 mg ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो क्या है, आइसोटोनिक है। उसमें भी हमारी जो आरबीसी है वो ना श्रिंक करेगी और ना ही स्वेल करेगी। लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज तक का लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का, जो ब्लड कार्पसेल्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा दिन कौन जीवित रहता है, रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बींग्स, या किसी भी जीव जंतु के अंदर जो आरबीसीज को बनने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब ये स्टुमुलेट की जाती है, स्टुमुलेट मतलब
कि मेरी बॉडी में अगर कमी हो गई है रेड ब्लड सेल्स की, तो एरिथ्रोपोइसिस होगा, पर इसको स्टिमुलेट करने के लिए उससे पहले एक प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, जो क्या है, एरिथ्रोप्रोटीन। ठीक है। आरबीसीज सबसे पहले जब एम्ब्रोइनिक स्टेज में हम होते हैं, जब हम बेबी नहीं बने होते, तो योक सेल में सबसे पहले रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रोइनिक स्टेज में आरबीसीज लीवर के थ्रू भी प्रोड्यूस की जाती है, स्प्लीन के थ्रू भी, प्लेसेंटा के थ्रू, थाइमस ग्लैंड के थ्रू भी। बट जैसे ही हम एडल्ट बनते हैं, तो हमारे अंदर जो बोन होती है, बोन के अंदर जो पार्ट होता है, स्पंजी पार्ट, उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, येलो येलो बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है। येलो में हमारी वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगी, रेड बोन मैरो में हमारी रेड रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगी। अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हमारी आरबीसीज कहाँ पे होती हैं, स्प्लीन के अंदर। ये क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू जहाँ पे सेल्स किसके साथ फाइट करती हैं, पैथोजेंस के साथ फाइट करती हैं। बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आरबीसीज की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर एक हार्ड और सॉफ्ट पार्ट होता है, तो सॉफ्ट पार्ट स्पंजी पार्ट होता है, उसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारी रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं। तो जो रेड बोन मैरो है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइलोइड टिश्यू, जिसको हम माइलोजेनस टिश्यू बोलते हैं। फिर वो हमारे जनरेट करेगा माइलोब्लास्ट सेल्स को। अब माइलोब्लास्ट सेल्स आगे डिवीजन करेगी और प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल फॉर्म करेगी, जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेगी, मतलब जो कि डिप्लॉयड होगी, जो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। और हमारी रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, वो भी डिप्लॉयड होती है। क्यों, क्योंकि वो एक सोमेटिक सेल्स है। ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी डिप्लॉयड है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जर्म सेल्स को छोड़ के। और जर्म सेल्स कौन सी हैं, स्पर्म एंड ओवा, क्योंकि वो मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है। और जो सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, वो हमारी माइटोसिस डिवीजन, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, उसके थ्रू फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पे प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है वो डिवाइड करेगी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और एरिथ्रोब्लास्ट सेल फॉर्म करेगी। अब जब एरिथ्रोब्लास्ट है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, स्ट्रोमेटिन जो प्रोटीन है वो एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट है, और साइज उसका आरबीसी से डबल होता है। But later on, this erythroblast cell will mature into reticulocyte cell. Reticulocytes में न्यूक्लियस absent होगा, सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज हैं, वो भी absent होंगी, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है। पर यहाँ पे ये आरबीसीज मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी डिपॉजिट होने लग जाएगा, और साइज इसका भी आरबीसीज के कंपैरिजन में डबल होता है। फिर जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो नॉर्मल साइज की आरबीसीज बनाएंगे, और फिर एरिथ्रोसाइट्स बनाएंगे। एरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रोमेटिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, प्लस न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, और ऑर्गेनेलीज भी अब्सेंट होंगे। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के पिगमेंट के बारे में। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच एंड स्मॉल बी के साथ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो रेड ब्लड सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर दो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रोटीन कंपोनेंट्स, एक हीम कंपोनेंट होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन नहीं होता, ये ग्लोबिन होता है, सॉरी फॉर दिस। ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम होता है। जो हीम कंपोनेंट होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है ये, इसके अंदर आयरन और पोरफायरिन प्रेजेंट होता है। अब जो आयरन होता है वो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, बट जब मसल्स के अंदर हीम ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे मायोग्लोबिन होगा। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और वहाँ पे आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर हम हीम ग्रुप की बात कर रहे हैं, हीम ग्रुप की बात करें रेड ब्लड सेल्स में, तो यहाँ पे आयरन Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर मसल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मायोग्लोबिन होता है, और उसमें आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। तो हमारा ये जो हीम ग्रुप है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है रेड ब्लड सेल्स में, आयरन एंड पोरफायरिन। आयरन हमारा Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में, पोरफायरिन एसिटिक एसिड, और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड जो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, हमारा अमाइनो एसिड होता है, स्मॉलेस्ट
देखो ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, बट और इसके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिर्फ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हमारा अमाइनो एसिड है। तो हमने क्या देखा, हेमोग्लोबिन के दो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। और हीम के अंदर ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसके अंदर आयरन और पोरफायरिन प्रेजेंट होता है। पोरफायरिन रिंग के अंदर ही आयरन प्रेजेंट होता है, पर वो पोरफायरिन रिंग के अंदर जो आयरन होता है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, और पोरफायरिन रिंग जो होती है वो एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन से मिलके बनी होती है। उधर हम जब मसल्स की बात करें तो उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, बट वो Fe2 की फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म की फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबिन की। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू बनता है। पॉली मतलब बहुत सारी, पेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। पेप्टाइड बॉन्ड होता है NHCO ग्रुप, और इसमें वाटर रिलीज होता है जब NH और CO का हमारा बॉन्ड बनता है। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इसी के थ्रू अमाइनो एसिड एक दूसरे से बाइंड करते हैं, और बहुत सारे अमाइनो एसिड अगर जुड़ गए तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो ये हमारा जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलता है, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा और डेल्टा। अल्फा में होते हैं 141 अमाइनो एसिड, बीटा चेन में होते हैं 146 अमाइनो एसिड, गामा में भी 146 एंड डेल्टा में भी 146। सो यू हैव टू लर्न ओनली अल्फा, क्योंकि इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बाकी तीनों के अंदर 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ these थ्री दीज पॉलीपेप्टाइड चेन, हेमोग्लोबिन जो होता है वो 3 टाइप का होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक होता है हीमोग्लोबिन ए, HbA जिसको बोलते हैं। HbA किस में होता है, एडल्ट के अंदर। एडल्ट हीमोग्लोबिन को HbA बोलते हैं। इसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। HB2A ये एडल्ट टाइप 2 हमारा हीमोग्लोबिन है, जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होती है। और फिटल जो फिटस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही छोटे बेबीज के अंदर होता है, मतलब बेबी अलग होता है, फिटस अलग होता है। फिटस होता है जब तक वो हमारा गेस्टेशन पीरियड में है, मतलब जब तक वो वूम के अंदर है, मदर की वूम के अंदर जब तक वो है तो वो फिटस है। ठीक है, तो HbF जो होता है वो फिटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है। तो आपको लर्न क्या करना है, सिर्फ ये लर्न करना है। अल्फा तो दो अल्फा चेन तो तीनों तरह के हीमोग्लोबिन में है, बट जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 बीटा चेन है, जो एडल्ट टाइप 2 है उसमें 2 डेल्टा चेन है, और जो फिटल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 गामा चेन है। अब हर एक हीमोग्लोबिन को की कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे कैरी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का नाम वाइट ब्लड सेल्स क्यों है, क्योंकि ये कलरलेस है। अब जब हम इनके काउंट की बात करते हैं तो हम इसको TLC से डिनोट करते हैं। T स्टैंड फॉर टोटल, L स्टैंड फॉर ल्यूकोसाइट्स, C स्टैंड फॉर काउंट। तो WBC का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है हर तरह की, हर टाइप की WBC का काउंट कितना होगा। तो कितना होता है पर पर क्यूबिक mm कितना होता है, 8000 टू 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि डिफरेंट टाइप की जो WBCs हैं उनका अलग अलग काउंट कितना होता है। जैसे एसिडियोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये हमारी ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ये ग्रेन्यूल्स शो करती हैं, तो इनको ग्रेनुलोसाइटिक बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइटिक WBCs हैं। और इसके अलावा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एग्रेन्युलोसाइट हैं। ये एग्रेन्युलोसाइट हमारी WBCs होती हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल्स है वो 40% होती हैं TLC काउंट का। जो TLC काउंट है ये इसका 4% पार्ट होंगी। बेसोफिल्स इसका 0.5 टू 1% पार्ट होंगी। न्यूट्रोफिल्स इसका सबसे ज़्यादा पार्ट फॉर्म करती हैं, क्योंकि जहाँ पे भी साइट में, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है,
जहाँ पे भी क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, वहीं पे न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले पहुँचती हैं। इसको शोल्जर्स बोलते हैं, शोल्जर्स ऑफ ब्लड, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का शोल्जर इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जहाँ पे भी होगा सबसे पहले पहुँचने वाली डब्ल्यूबीसी होती हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है कहीं पे स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, ठीक है, पस बन जाना, ठीक है, फीवर हो जाना। अगर हनी बी ने स्टिंग कर दिया है तो वो कुछ इंजेक्ट करेगी, जैसे हमारी बहुत सारी जो चींटियाँ हैं ये फ़ॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड ये इंजेक्ट करती हैं, ठीक है? जिसके थ्रू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे साइट पे पहुँच जाती हैं। मोनोसाइट्स 4 टू 8% पार्ट फ़ॉर्म करती हैं टीएलसी का, और लिम्फोसाइट 25 टू 30% पार्ट फ़ॉर्म करती हैं। तो जैसे मैंने बात करी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में क्लासिफाई की जाती है, तो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड द नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा है और न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, तो ये दो टाइप में होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होती हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेसिफिक डाई के थ्रू स्टेन किए जाते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे लोब्ड होता है, मतलब एक तो न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, एक न्यूक्लियस ऐसे लोब फॉर्म करे, वो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 5 लोब, डिफरेंट लोब्स फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होगा और किसी एक पर्टिकुलर डाई स्टेन के साथ ये स्टेन होंगी, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, सबसे पहले एसिडोफिल्स, इसमें क्या क्या आती हैं? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडोफिल्स को इओसाइनोफिल्स बोलते हैं, एसिडोफिल्स को इओसाइनोफिल्स बोलते हैं, इओसाइनोफिल्स को एसिडोफिल्स बोलते हैं। एसिडोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इओसिन डाई से स्टेन हो रही है, इसलिए इओसिनोफिल्स, और इओसिन डाई हमारी एसिडिक होती है, इसीलिए एसिडोफिल्स। बाइलोब्ड होती है, 2 लोब शो करता है न्यूक्लियस। एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होता है तब हमारी सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स कौन-सी होती हैं? इओसाइनोफिल्स। ये अपने नंबर में, इनका नंबर कब बढ़ जाता है? जब हमारी बॉडी में टियानासिस, मतलब हमारी बॉडी में जब टियानासिस हो जाए, मतलब कि एस्केरिस का इन्फेक्शन जब हमारे में हो जाता है, राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन जब हमारे में हो जाता है, एस्केरिस का हो जाता है, टैनिया सोलियम का हो जाता है, टैनिया सोलियम का इन्फेक्शन अगर हो गया या एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया, तो टैनियासिस और एस्केरियासिस हो जाएंगे। उस टाइम पे नंबर किसका बढ़ जाएगा? इओसाइनोफिल्स का। हे फीवर, ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, तब भी हमारी क्या होगी? इओसाइनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। सेकंड होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का नाम बेसोफिल्स क्यों है? क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, और बेसिक डाई कौन सी? मिथाइलिन ब्लू। ये स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 से 3 लोब प्रेजेंट होती हैं, एस शेप्ड की होती हैं, और ये सिक्रेट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसको? हेपरिन को। हेपरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होने देता। हिस्टामिन रिस्पॉन्स शो करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। सेरोटोनिन हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये सारे फॉर्म होते हैं किसके थ्रू? बेसोफिल्स के थ्रू। लास्ट वन आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाती है, न्यूट्रल डाई से भी और बेसिक डाई से भी। न्यूक्लियस इसका 3 टू 5 लोब्स होता है, ये फेगोसिटिक होती है। और अगर हम ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है, ये एक फिनोमिना शो करती है, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस, अगर कोई बच्चा जो हमारी बीएससी ऑनर्स कर रहा है, जूलॉजी बीएससी ऑनर्स या डीयू से स्टडी कर रहा है, उसको पता होगा डायपेडेसिस। ये हमारे जर्नल सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दे कैन स्क्वीज एंड कम्स आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज होके बाहर आ जाती हैं, किसमें? टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में आ जाती हैं। इस प्रोसेस को डायपेडेसिस बोला जाता है। ये बैक्टीरिया को, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया और वायरसेस को फेगोसाइटिक एक्टिविटी करके, मतलब सेल ईटिंग करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फीमेल के अंदर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बार बॉडी कंसिस्ट करती हैं। बार बॉडी मॉडिफिकेशन होती है एक्स क्रोमोसोम की। तो न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के लोब के ऊपर बार बॉडी अटैच होती है, और यही आइडेंटिफिकेशन है कि ये बंदा और ये ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ठीक है। ऐसा किस में नहीं होता? मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। बार बॉडीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ मेल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता लोब्स के अंदर। ये मोनोन्यूक्लियर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, दो ही तरह की होती हैं, मोनोसाइट्स
एंड हमारी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर एग्रेनुलोसाइट्स। मोनोसाइट लार्जेस्ट ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ये भी डायपेटेसिस शो करती हैं, फेगोसाइटिक होती हैं, सेल ईटिंग करती हैं। जो भी डैमेज्ड सेल होगी, इन्फेक्टेड सेल होगी, पैथोजेनिक सेल होगी, उसको ये क्या करेंगी, इनगल्फ कर लेंगे, ईट कर लेंगे, फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केवेंजर ऑफ ब्लड। स्केवेंजर ऑफ ब्लड कौन है, मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियस कंसिस्ट करती हैं। दो तरह की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ पे होती है, थाइमस में। बट बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं और मैच्योर भी कहाँ पे होती हैं, बोन मैरो के अंदर। जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, टी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल जो फेगोसाइटिक होंगी, सेल ईटिंग का काम करेंगी। टी हेल्पर सेल्स जो एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करेंगी। टी सुप्रेसर सेल्स होंगी। और जो हमारी बी सेल्स हैं उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। अब लास्ट सेल जो बचती है ब्लड के अंदर वो होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट केवल किस में मिलती है, मैमल्स के अंदर मिलती है। और अगर प्लेटलेट का नंबर ब्लड के अंदर डिक्रीज कर जाए तो उस प्रोसेस को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया फंक्शन इसका होता है कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम की जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। उस एंडोथीलियम का में अगर कुछ भी डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर कौन करेगी, प्लेटलेट्स। ये सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो एक प्रोटीन है और वो ब्लड क्लोट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कौन सिंथेसाइज करती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स करती क्या है, ब्लड क्लोट फॉर्म करती हैं जिसकी वजह से कहीं पे भी कट लगता है तो ब्लड फ्लो होना रुक जाता है ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन के बाद।